मैं राशिद। मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर है इस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री के साथ ही लेह के स्टकना में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और इसके अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। सेना ने संयुक्त अभ्यास किया है और पैरा कमांडोज ने शानदार अभ्यास करके ये बता दिया है, दिखा दिया है कि एलएसी पर भारत की ताकत क्या है। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने यह अभ्यास किया है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री ने राइफल हाथ में पकड़ी है। दाईं तरफ आपको T-90 भीष्म टैंक, रक्षा मंत्री ठीक उसके सामने खड़े हैं और T-90 भीष्म टैंक को चूंकि गलवान में डिप्लॉय किया गया है तो ये बताने की कोशिश है कि हम थल में और नभ में कितने ज्यादा मजबूत हैं। ये सेना का शौर्य है, सेना का पराक्रम है, दुश्मन पर सीधा निशाना है। और राजनाथ ने यकीनन यहां पर पहुंच करके वंदे मातरम बोला ही बोला और मोदी से चूंकि मुंह की खाई है, अब राजनाथ सिंह की ये चढ़ाई है और ड्रैगन को ये पता होना चाहिए कि एलएसी पर निर्णायक लड़ाई है और निर्णायक लड़ाई में T-90 है, चिनूक है, C-17 ग्लोबमास्टर है और इसके अलावा अब जुलाई के अंत में हमारे पास में राफेल भी आने वाला है तो यह समझना बेहद जरूरी है। T-90, T-72 यानी भारी भरकम टैंक और हल्के टैंक, इन सभी के जरिए भारत ने यह बताया है कि 1962 जैसा भारत बिल्कुल मत समझना। कॉम्बैट ऑपरेशन के मामले में हम बहुत ज्यादा सक्षम हैं। सेना का शौर्य है, पैरा कमांडोज का अभ्यास। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टैंक के साथ, T-90 टैंक के साथ राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं दुश्मन पर निशाना साधते हुए। राजनाथ सिंह की एक गन जिसकी दिशा सीधे एलएसी की तरफ है, एलएसी के उस पार चीन है। यानी बहुत बार ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक लिहाज से, पॉलिटिकली और मिलिट्री एक्सरसाइज के लिहाज से अगर अंग्रेजी का एक शब्द है अमलगमेशन, और अब इन तीनों का ही अगर अमलगमेशन किया जाता है तो फिर यह बताया जाता है कि भारत का स्टांस अगर विदेश नीति के मामले में टफ है तो फिर मिलिट्री एक्सरसाइज के मामले में भी हमारा स्टैंड उतना ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और न ही करना पसंद करते हैं। और चीन भी ये समझ ले, चीन जो कि गलवान से पीछे हटा है, उसे पेंगोंग से भी पीछे जाना होगा। पेंगोंग झील के पास ही सेना ने अभ्यास किया है। सेना प्रमुख MM नरवणे, CDS भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और 2 तस्वीरों के जरिए आप देखें। 2 हफ्ते में देश की 2 बड़ी शख्सियत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को पहुंचे थे लेह लद्दाख और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर हैं, LAC और LOC के दौरे पर। एक तरफ आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। ठीक 2 हफ्ते पहले, आज ही का दिन था, शुक्रवार का दिन था, 3 जुलाई के दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनके साथ भी आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल बिपिन रावत दोनों ही साथ में मौजूद थे। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको देश की बड़ी खबर दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। पहले मोदी, अब राजनाथ। एलएसी पर सीधे चीन से होगा 2-2 हाथ। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा है और रक्षा मंत्री T-90 टैंक के ठीक सामने खड़े हैं। यानी अब यह बता दिया गया है, अक्साई चीन से लेकर के पूर्वी लद्दाख तक, लेह से लेकर के दुर्बुक तक, दुर्बुक से लेकर के DSDBO रोड और दौलत बेग ओल्डी तक भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। भारत डटा रहेगा। ये बताने के लिए सरहद हमारा है, जमीन हमारी है और जमीन की चोरी या फिर विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। दुश्मन पर सीधे निशाना साधा जाएगा। जवानों का शौर्य है, भारतीय आर्मी का पराक्रम है, राजनाथ सिंह का मिशन बॉर्डर है। एक बार मैं फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, JKS परिहार जी हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं, शैलेंद्र जी हैं और इसके अलावा डॉक्टर BN झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास एक बार फिर से जाते हुए, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं समझना चाहूंगा इन तस्वीरों के जरिए क्या यह कहा जाए कि चीन के लिए ही संदेश नहीं है बल्कि LOC का भी दौरा रक्षा मंत्री करने वाले हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी यह कड़ा संदेश है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर किसी भी तरह की हिमाकत न करे। कोई भी साजिश करने से पहले यह समझ जाए कि भारत का स्टैंड कितना टफ है। ये बिल्कुल क्लियर है और हमें पता होना चाहिए ये अब ये 2 फ्रंट वॉर की बात मत करिए। ये तो कंटिन्यूअस फ्रंट है। लेह से लेके आपके POK तक एक फ्रंट होगा और आप देखेंगे कि आपके फाइटर्स की रेंज इतनी है। सुखोई 30 जो MKI है वो यहां से टेक ऑफ करके एक टारगेट को यहां हिट करेगा, दूसरे टारगेट को वहां हिट कर सकता है। ये सारा का सारा एरिया हमारे कंट्रोल में आएगा, प्रोवाइडेड हम इसकी प्लानिंग ठीक करें। और दूसरी बात ये है, अब ये जो विजिट तो हो गई है,
प्राइम मिनिस्टर की हुई, रक्षा मंत्री की हुई। इसका मतलब ये है, हमको अब पता होना चाहिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा। सारा देश अब वेट कर रहा है, भारत क्या कदम उठाएगा। क्या हम खुद ही कह रहे हैं अगर पैंगोंग से नहीं निकलता और जगह से अगर चीन निकलता तो हमारा क्या स्टेप आएगा, वो भी हमको देश बताना होगा। देश तब जो युवक है उसकी तब वो सोचेगा मेरे में भी बंदूक होनी चाहिए। इसीलिए आप तो ठीक कह रहे हैं, क्लियर पड़ेगा कि आप ठीक कह रहे हैं, आगे की सर आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा, लेकिन मेरा मानना तो है कि भारत ने कई कदम उठा दिए हैं। क्यों शैलेंद्र जी? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का ये कहना है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, हर कोई ये देखना चाहता है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि भारत ने तो कदम उठा दिया है। भारत ने गलवान में जवाब दिया, भारत ने जल थल नभ में तीनों तरीके से चीन को घेरा है। साउथ चाइना सी में जापान के साथ में चीन को घेरा है और क्वाड ग्रुप के साथ में चीन को घेरा है। चीन ने अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तैयार किया है तो भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड के तौर पर चीन को घेरा है। भारत ने एलएसी पर चीन को घेरा है। भारत ने चुशूल में चीन को घेरा है। भारत ने मोल्डो पर चीन को घेरा है। भारत ने 59 ऐप पर बैन लगा करके चीन को घेरा है। मेरे ख्याल से इतना अग्रेसिव हिंदुस्तान कम से कम मैंने अपने जीवन में तो ना देखा ना सुना। शैलेंद्र जी, आपका जीवन बड़ा छोटा रहा है। विंग कमांडर बख्शी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि अगला कदम, अगले से और अगला कदम, मुझे पूरा विजन दिखना चाहिए, मुझे वो सूरज तक पूरा क्लैरिटी से दिखना चाहिए कि चाइना, मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा, मैं अपने एलओसी, अपने एलएसी पर अपने तरीके से काम कर रहा हूं, जिसने जो मैसेज लेना है ले लो। पहली बात। दूसरी बात, जिस बात पर हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए किसी भी तरह की बातचीत, किसी भी तरह का प्रेशर, जो सबसे इफेक्टिव काम होगा वो जब होगा जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप वो जगह लें जहां पर आप ताकतवर हैं, तब जाकर दूसरे को सुनता है। हुआ क्या है, अभी आपने पूरे लद्दाख में इतनी फौज डिप्लॉय कर दी। आपने शुरुआत में कहा था कि चाइना के पास बड़ी फौज है, भाई पूरी फौज ले आ, लद्दाख में ले आ, देख लेते कितनी लाएगा। अगर तुम 2 डिवीजन ला सकते हो तो मैं 3 ला सकता हूं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी, जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, मैं इस पूरे के पूरे बॉर्डर को एक बॉर्डर मानूंगा, मैं 2 फ्रंट बॉर्डर नहीं मानूंगा, ये मेरी मर्जी है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। आपने टैंक की बात करी, टैंक की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टैंक को वहां लाना, वो दिल रखना कि यस मैं इसको ला सकता हूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मैसेज ये है, पोस्चरिंग ये है। अगर हमने इतनी सारी फौज वहां लगाई है, पैराट्रूपर्स को आज अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ राजनाथ जी के लिए डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये मेरे पूरे देश के लिए है, ये चाइना के लिए है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। और पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए कि अगर इंडिया खड़ा हो सकता है तो कोई भी देश खड़ा हो सकता है अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए। फिलीपाइंस ने तक अब चाइना को वार्निंग दे दी कि अगर आप हमारे वाटर एरियाज में आए तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ये जरूरत है आज की कि यस, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड क्रिएट किया जा रहा है भारत द्वारा कि यस, अगर आप किसी बड़े भी कैनवास पर शैलेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। ये बड़े कैनवास पर शैलेंद्र जी की बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बीएन झा, मैं क्यों ना ये मानूं कि ये तस्वीरें तो ईरान भी देख रहा होगा, चाबहार पोर्ट को लेकर के, जो ईरान चीन के बहकावे में आ गया और चीन के चढ़ावे में आ गया। ये तस्वीरें अमेरिका भी देख रहा होगा, वो अमेरिका जिसने चंद दिन पहले ही हांगकांग को लेकर के चीन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, या हांगकांग के जरिए इनडायरेक्ट प्रतिबंध सीधे तौर पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें तो क्वाड ग्रुप भी देख रहा होगा, ये तस्वीरें वियतनाम भी देख रहा होगा, जापान भी देख रहा होगा, इंडोनेशिया भी देख रहा होगा। क्या ये माना जाए कि इन तस्वीरों के जरिए जो चीन के साथ हैं उन्हें भी ये बता दिया गया है कि यूं ही कमजोर मत समझ लेना, और जो चीन की मुखालफत कर रहे हैं, जो चीन के विरोधी हैं, उन्हें भी ये बता दिया गया है कि एशिया में घेरने के लिए संपूर्ण शक्ति के तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। बिल्कुल सही कहा रशीद जी आपने। और मुझे आपका एक ओपनिंग थोड़ा सा डायलॉग था, डायलॉग तो नहीं, ओपनिंग वर्ड्स थे कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए अभी तक वो भारत जो अपना डिफेंस कर रहा था, डिफेंस बाय डिनायल, मतलब अपना रोड नहीं बनाओ, अपना सेना वहाँ मत भेजो, अपना कोई चीज़ आगे मत रखो तो वो लोग नहीं आएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है। और जब से ये CDS बना हुआ है, CDS के बाद अभी लेह में ही, ये पेंगोंग सो में ही
आप हमारे चारों भुजाओं का वहाँ पे शक्ति देखेंगे। चारों भुजाओं में से आर्मी है, एयरफोर्स, ये तो आपको साक्षात दिखाई दे रही है। वहाँ पे पेंगोंग त्सो झील है। आप ये ना इग्नोर करें कि नेवी का भी कोई न कोई एलिमेंट जरूर होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अभी तक जो भारत स्पेस में अपना रिसैट, जीसैट, कार्टोसैट, एमीसैट सब कुछ जो भेज रहा था, वो सारी आंखें अभी यहाँ पे आपको देख रही है। हम गूगल मैप से ये डाउनलोड करके दिखाते हैं यहाँ पे कि पेंगोंग त्सो का ये हाल है, लेकिन आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास, स्पेस सेल के पास ये घंटों घंटों क्या चेंज वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब कुछ देख पा रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे स्थिति है गलवान घाटी या पेंगोंग त्सो या डीबीओ में या फिर डेप्सांग में, ये आप भारत की जो एक शक्ति है, एकजुट शक्ति है, जिसमें सारे भुजाएं एक साथ काम कर रही हैं, ये आप देख रहे हैं। और जो आपको एक नमूना देख रहे हैं कि एक टैंक यहाँ पे दिखा रहे हैं T-90, ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये बहुतों हैं। ये उन सारे जगहों पे तैनात है जो कि हमारा वांटेज पॉइंट है, जहाँ पे कि हम दुश्मन को मार सकते हैं। एक आपने हॉविट्जर को, लाइट वेट हॉविट्जर को अपने चिनूक से उतरते हुए देखा। ये सिर्फ एक लाइट वेट हॉविट्जर नहीं है, ऐसे हॉविट्जर्स बहुत सारे जगहों में उतारे गए हैं जो हमारा वांटेज पॉइंट है, जहां से कि एनिमी जो है वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में है। तो इस तरह से अभी सेना का जो है वो पूरा मनोबल ऊपर है, पूरी क्षमता वहां पे तैनात है। और एक और चीज याद रखिए आप, मैं और 30 सेकेंड लूंगा, कि रामायण में कहा गया है भय बिन हो तन प्रीत गुसाई। यही चीज अभी आपको कर्नल शरण सिंह बता रहे थे दूसरे लैंग्वेज में। तो ये जो अपना आपकी पूरी शक्ति है, ये वहां पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन इसी की भाषा समझता है। क्योंकि हो सकता है अगर वो डेप्सांग से नहीं गया, अगर वो यहाँ पे पेंगोंग त्सो से नहीं गया, तो शायद एक ब्रीफ कन्फ्लिक्ट की हम यहाँ पे मुझे ये कहते हुए डॉक्टर झा, मुझे ये कहते हुए बहुत ही शौर्य का एहसास हो रहा है, बहुत ही गर्व का एहसास हो रहा है कि मेरे साथ ये जो चारों पैनलिस्ट है ना, स्क्रीन पर चारों पैनलिस्ट को दिखाएं आप, इतने सशक्त ये पैनलिस्ट हैं, इतने ही जानकार ये पैनलिस्ट हैं और इतने बलशाली ये पैनलिस्ट हैं, जिन्हें ये पता है कि हाँ इन तस्वीरों का मतलब क्या है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि डॉक्टर बीएन झा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि रामायण में कहा गया है भय बिन होत न प्रीत गुसाई, यानी डर के बिना और चीन को डराए बिना हम ये नहीं कह सकते कि हाँ देखो हम इतने सशक्त हैं, इतने बलशाली हैं, हमारे पास में संकल्प बिन विकल्प है। और साथ ही साथ चूंकि गीता में भी कहा गया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है, चीन कितनी बार दगाबाजी करता है, दगाबाजी के खिलाफ हमारी तैयारियां क्या हैं। और एक बार हम टच पैनल स्टूडियो, मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए और टच पैनल स्टूडियो में एक बार अपनी तैयारी और यानी भारत की तैयारी के बारे में भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि LAC पर भारत की तैयारी के तौर पर चिनूक हमारे पास में है, वो चिनूक जो T-90 ले जा सकता है, T-72 ले जा सकता है और भारी भरकम टैंक ले जा सकता है। C-17 ग्लोबमास्टर यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये क्या करता है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अगर T-90 ले जाना है, T-72 ले जाना है, जिसका वजन होता है 45 टन से 55 टन के बीच में, और यही चिनूक के जरिए M777 तोप भी हम पहुंचा सकते हैं। और इन तोपों का भी जायजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए T-72 T-90 टैंक जिनका वजन होता है 45 से 55 टन, इन्हें LAC पर भारत की तैयारी है पहुंचाने की। इसके अलावा नए और हल्के जो टैंक हैं 20-22 टन के, उन्हें भी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी के साथ में ग्राफिक्स सारे बदलें ताकि एक ब्रीफ हम दे सकें कि भारत की तैयारी क्या है, चीन की चालबाजी क्या है। और चीन के मैप के जरिए ही चीन से बातचीत के बीच में चूंकि हम कर रहे हैं शस्त्र शॉपिंग कैसे, अमेरिका से कॉम्बैट ड्रोन्स ये आने वाले हैं। कॉम्बैट ड्रोन्स का मतलब ये है, $3 अरब से भी ज्यादा का ये एक करार हुआ है। कॉम्बैट ड्रोन्स का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ सर्विलांस नहीं करते, बल्कि ये सीधे तौर पर अटैक करने में भी सक्षम है। इजराइल से स्पाइस 2000 बम, अमेरिका से SIG 716, ये भी इंसास राइफल है। SIG 716 के जरिए ये कहा जाता है कि जो भारतीय फौज है इतनी सशक्त हो जाएगी, कई जनरेशन भारतीय फौज आगे बढ़ जाएगी। इजराइल के साथ में हमारा रक्षा करार चला ही है, अमेरिका के साथ में कई रक्षा करार हमारा अभी भी टेबल से बहुत आगे निकल चुका है। इजराइल के जो
स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों ही डरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह T-90 गलवान T-90 टैंक भीष्म के ठीक आगे खड़े हैं। वही T-90 जिसे गलवान में डिप्लॉय किया गया है, वही T-90 जो भारत का भीष्म कहा जाता है, वही T-90 जो नदी को भी पार कर सकता है। मेरी एडिटोरियल टीम, अगर मेरी एक रिपोर्ट थी कुछ दिन पहले की, एक स्पेकुलेटिव रिपोर्ट है जो T-90 टैंक की है, मैं चाहूंगा कि एक बार उसे भी निकालें। वो रिपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये जमीनी सच्चाई वाली रिपोर्ट है। बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर और भी ग्राफिक चेंज करें क्योंकि हम यहाँ पर शस्त्र शॉपिंग तो दिखा रहे हैं, लेकिन शस्त्र शॉपिंग के अलावा कुछ और भी चीजें आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है कि गतिरोध के पॉइंट कौन कौन से हैं। क्योंकि पेंगोंग में गतिरोध अभी भी बना है, गलवान से चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा है, लेकिन पेंगोंग के अलावा जो दिप्सांग है, दौलत बेग ओल्डी है, इन सभी इलाकों को अभी भी चीन लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से यहां पर बॉटलनेक क्रिएट करे, किस तरह से इसे चोक करने की कोशिश करे। चीन चोक करने का मतलब यह है कि दौलत बेग ओल्डी को चोक कर देना, और दौलत बेग ओल्डी को चोक करने का मतलब यह है कि अगर रसद पहुंचाना है, अगर फौजियों को दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचाना है, दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी जहां पर है, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है, इस पर लगातार चीन अपनी आंखें तरेता रहता है। हम वापस अपने इंफोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं और इन सभी तैयारियों के साथ भारत ने किस तरह का चक्रव्यूह रचा हुआ है, एक बार चक्रव्यूह टीवी स्क्रीन पर उतारें और चक्रव्यूह के साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो तस्वीरें भी दिखाएं। चीन का चक्रव्यूह किस तरीके से भारत तोड़ेगा अब आप समझे। चीन ने जो चक्रव्यूह बनाया है बांग्लादेश में, चीन ने पद्मा नदी पर पूरी अपनी प्लानिंग करके रखी है। नेपाल में 18,000 करोड़ का चीन ने निवेश किया है और इसी वजह से लिपुलेख से लेकर के धारचूला तक के साथ में नेपाल भड़काने की कोशिश करता है। अगर हो सके 50% में राजनाथ सिंह को भी दिखाएं। पाकिस्तान में चूंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, इसके जरिए चीन अपना पावर बेस पाकिस्तान में बना करके रखना चाहता है। चीन अपना पावर बेस कराची के पास में बना करके रखना चाहता है। मालदीव्स में 16 टापुओं पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है और मालदीव्स चूंकि कहा यह जाता है कि कई अलग अलग टापू, लगभग 55 से 65 टापू मालदीव्स में हैं, इनमें 16 टापुओं पर सीधे तौर पर चीन ने अपना कब्जा जमा करके रखा हुआ है। अब यह भी आपके लिए समझना जरूरी है, इन्हीं के जरिए चीन ने एक मोतियों की माला पिरो करके रखी हुई है। मोतियों की माला का मतलब यह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, ड्रैगन के लूजर वर्सेस भारत के विनर। क्यों हम ये कह रहे हैं? ड्रैगन के पास में चेंगदू सीरीज के फाइटर जेट हैं, लेकिन भारत के पास क्या है? भारत के पास है मिग 29। चीन के पास में है चेंगदू J-17, भारत के पास में है मिराज 2000। इनके बारे में हम समझेंगे अपने गेस्ट के जरिए। चीन के पास में है चेंगदू J-10, भारत के पास में है जगुआर, भारत के पास में आने वाला है राफेल, भारत के पास में है चिनूक, भारत के पास में है C-17 ग्लोब मास्टर, भारत के पास में है तेजस, भारत के पास में सुखोई 30 MKI, और लेकिन रशियन सुखोई सीरीज की 35S चीन के पास भी है। चीन का ये कहना होता है ये नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन चीन जनरेशन के मामले में बहुत पीछे है। चीन युद्धाभ्यास के मामले में बहुत पीछे है। चीन युद्ध लड़ने के मामले में बहुत पीछे है। लेकिन चीन हरण किस तरीके से किया जाएगा, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर यह ग्राफिक आपको बता रहा है और दिखा रहा है। मेरी स्क्रीन पर दाईं तरफ आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, लेकिन चीन हरण कैसे किया जाएगा, इस ग्राफिक को उतारा जाए, प्ले किया जाए। इस ग्राफिक को आप प्ले करेंगे तभी हम, हाँ, अब आप देखें कि चीन हरण करने के लिए भारत ने किस तरीके की व्यूह रचना की हुई है। दौलत बेग ओल्डी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 18,000 फीट की ऊंचाई, यानी इसके जरिए हम पूरे हिमालयन रेंज में आ जाते हैं और भारत का मुकुट कहा जाता है हिमालयन रेंज। गलवान, चीन को पीछे भगा दिया। दिप्सांग को बॉटलनेक करने की कोशिश की। दौलत बेग ओल्डी के ठीक सामने का प्लेन का इलाका है। दिप्सांग में अपनी तिनविंदियान पोस्ट बना करके रखी है चीन ने, लेकिन भारत ने लगातार नजर रखी और भारत ने कह दिया है बॉटलनेक मत करना, चोक मत करना, वरना हम तिनविंदियान में घुस करके मारेंगे। लेह तक आने की हिमाकत नहीं कर पाता चीन, अक्साई चीन में भी हिमाकत करता रहता है, लेकिन गलवान से हमने भगाया है। दौलत बेग ओल्डी तक आने नहीं देते। शोक नदी के बिल्कुल इर्द गिर्द चीन रहने की कोशिश करता है। शोक और गलवान का जो संगम है वहां पर चीन की नजर लगातार बनी रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप ये देखें कि व्यूह रचना में कहां पर भारत ठहरता है और किस जगह पर भारत ने यह व्यूह रचना की है ताकि चीन हरण किया जा सके। लेकिन चीन किस तरह से जमीन की चोरी करता है यह भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। चीन ने किस तरह से पूर्वी तुर्किस्तान को अपना शिनजियांग प्रांत बनाया है। चीन किस तरह से 1950 के दशक में ही तिब्बत पर अपना कब्जा जमा करके रखे हुए है
और तिब्बत को लेकर या दलाई लामा को लेकर जैसे ही हमारा सॉफ्ट रुख या नजरिया होता है तो चीन को यह लगने लगता है कि तिब्बत उसके लिए इरिटेशन पॉइंट है। ताइवान के जरिए भी हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हांगकांग, जहां पर कई बैन लगा दिए हैं अमेरिका ने, यानी हांगकांग में भी ये कहा जा रहा है ये भी भारत की स्ट्रैटेजी का ही नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में भी सीधे तौर पर कई बैन लगा दिए हैं। ये तो एक बात हो गई। चीन जमीन चोर है, पूरी दुनिया को यह पता है, लेकिन इसके अलावा दशानन के 10 पाप क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और एक बार टीवी स्क्रीन पर दशानन के 10 पाप जब आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा। 1958 में अपने नक्शों में भारतीय इलाके दिखाए, भारत ने यह कहा कि ऐसा मत करो। 1962 में गलवान तक चलाया, गलवान में धोखेबाजी करने की कोशिश की 1962 में, उसके बाद फिर 1965 तक यूं ही करता रहा चीन। 1958 में धोखे के साथ में सड़क बना दी। चीनी राष्ट्रपति ने भारत के इलाकों पर दावा किया और ये दशानन के 10 पाप हैं जो अलग अलग वक्त पर होते रहे हैं। बड़ी बात यह है जब भी चीन की ये कोशिश होती है, एक काम करते हैं, एक बार जरा सभी गेस्ट को एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। हाँ, सभी गेस्ट को उतारें टीवी स्क्रीन पर। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अगला सवाल मेरा आपसे है और सवाल यह है, चीन की स्ट्रैटेजी ये होती है कि किसी भी देश को ट्राई जंक्शन पर ले लो और भारत को घेर लो। नेपाल को ले लो ट्राई जंक्शन पर, लिपुलेख और धारचूला में घेर लो। भूटान को ले लो ट्राई जंक्शन पर, डोकलाम में जाकर के घेर लो। पाकिस्तान को ले लो और एलओसी पर जाकर के घेर लो। श्रीलंका के जरिए घेर लो, मालदीव के जरिए घेर लो। इन ट्राई जंक्शंस के लिए हमारी अग्रेसिव पोस्चरिंग क्या होनी चाहिए? मैं एक्चुअली पूरे उसको सुना है और जैसे कर्नल शैलेंद्र सिंह और ग्रुप कैप्टन झा, बख्शी साहब सबने बहुत कुछ बोला है, वो चीजें मैं दोहराऊंगा नहीं। तो पहली चीज जो आपने पूछी है, चीन घेरता है, तो मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति को हमें उसी तरह से चेंज करना होगा जैसे हमने हमारी सुरक्षा नीति को चेंज किया है। हमें ये मानना होगा, जैसे अब ईरान भी हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, 4 बार पोर्ट हमने बनाया। अफगानिस्तान में हमारे रोड है, अब उस पर भी चाइना पाकिस्तान की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। तो हमको भी वही कुछ करना हो। अगर आपको सामने वाले से लड़ाई लड़ना है तो उसकी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानना होगा और उसकी कमजोरियों को आपको अपनी ताकत बनाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि चीन की जो पॉलिसी है उसी हिसाब से हमको चेंज करके हमारे जो आसपास के जो रिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में हमें हमारे रिलेशंस बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है और उनको हमें आर्थिक सहयोग और बाकी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें उनमें इन्वॉल्व करना होगा। उन चीजों को हम नफा फायदा पैसे से न देखते हुए स्ट्रेटेजिक रूप से लॉन्ग टर्म उसमें देखना है। तो वही मैं सोचता हूँ बहुत ही जरूरी है। दूसरा सवाल जो है कि आप शायद पूछें, मैं ये कहूंगा कि भारत के जो रक्षा का काम हुआ है, जो मई के बाद में जिस तरह से सेना उठी है और डिप्लॉयमेंट हुआ है, मैं उसको 10 में से 10 पूरे नंबर दूंगा। भारतीय कूटनीति जैसी चल रही है इस वक्त चाइना में, मैं उसको 10 में से 7 नंबर दूंगा। 3 नंबर मैंने कम क्यों करे कि डिसएंगेजमेंट के चक्कर में हम फंस रहे हैं, बफर जोन में फंस रहे हैं। हमें उस पर स्ट्रिक्टली जो है पहले पेंगांग और डेप्चोंग को खाली कराना है। डेप्चोंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटू है और वहां पर आपका एयरबेस जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो वो 2 चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। तीसरी बात, भारतीय फौज 62 से लेके आज तक जीतती आई है। 62 में भी हमारे सैनिकों का जोश था। हम परेशान होते हैं, हम हटते हैं तो हमारे सर्विलेंस की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से या डिप्लोमेसी में टेबल डिस्कशन पे। ये 2 चीजों में मुझे लगता है हमें अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। डिप्लोमेसी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1 महीने में बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी गुंजाइश है। और सर्विलेंस जैसा झा साहब ने बताया कि हमारे सारे सैटेलाइट आज आधे घंटे की खबर दे रहे हैं, तो मैं यही सोचता हूं कि ये चीज आज हो रही है तो यार 4 महीने पहले क्यों नहीं हुई? शायद वो हमसे चूक हो गई थी। अब हम बिल्कुल सतर्क हैं और डिप्लोमेसी को हमें बिल्कुल कड़क रूप में लेना है कि आप पहले हटिए, फिर हम आगे का डिसएंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल जेकेएस परिहार का कहना यह है कि डिप्लोमेसी को इतना कड़क कर दें कि पहले आप पीछे हटें, उसी के बाद ही कोई बात होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। मैं बहुत पहले से यही कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें अभी सोचना है हमें अब क्या करना है। देखिए, जब जो बंदा शस्त्र उठाता है योद्धा, उसको शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान मतलब धार्मिक पुस्तकें नहीं, मतलब डॉक्ट्रिन्स एंड वो पॉलिसीज का बिल्कुल पता होना चाहिए, फ्यूचर क्या होना चाहिए हमको। ये जो खुद जनरल साहब ने अभी बोला, ये हमारा प्लानिंग ऑलरेडी हो जाना चाहिए। लेकिन चीन तो शास्त्रहीन है। सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं।
हमें यह देखना है कि खाली कैसे कराना है। दूसरा है हमें बैठ के अब आपको यह सोचना होगा व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड। सबसे पहले चूक कहां हुई, किस तरीके से घुसे, आईटीबीपी ने क्यों नहीं रिपोर्ट की, आईटीबीपी का रोल क्या है, दोनों की कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, ये हमको देखना होगा। देखिए बातों के जाल में नहीं फंसना, हमको क्लियर होना चाहिए माइंड हमारा, और ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। ये पॉलिसी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लियर हो जानी चाहिए। ब्रेव न्यू इंडिया का ये चिन्ह होगा, नहीं तो हम दोहराते रहेंगे अपनी पुरानी गलतियां और छुपते रहेंगे अपनी पुरानी कमजोरियों के पीछे। ये कैसे हो सकता है कि एक बॉर्डर में दो फौजें हैं, एक होम मिनिस्ट्री के अंदर, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर? ये कैसी, चाइना हंस रहा है आप पे, बीएसएफ को देख के पाकिस्तान हंस रहा है, और हम यहाँ पे और बातें बना रहे हैं। हमारे को अब सीख करनी होगी। ये तो बहुत बड़ी और बहुत बड़े कैनवास की बात कर दी शैलेंद्र जी। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने ये कहा कि उनका कहना यह है कि रेडिकल चेंजेस किए जाने की जरूरत है। अगर हमारे सेना बल या किसी भी तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री एक मंत्रालय के अधीन है, दूसरे मंत्रालय के अधीन है, किसी भी तरह से कोऑर्डिनेशन की बहुत बार कमी हो जाती है। क्या रेडिकल चेंजेस करने का वक्त आ गया है? अगर आ गया है तो ये आमूलचूल परिवर्तन क्या होना चाहिए शैलेंद्र जी? देखिए, मैंने आपको बड़े सिंपल शब्दों में बोला, पोजीशन ऑफ एडवांटेज। पोजीशन ऑफ एडवांटेज यही होती है कि आप अपनी चीजों को खुद कंट्रोल करें इस हिसाब से कि दूसरा डरे। देखिए, आप चाइना को ड्रैगन बोलते हैं, किस बात का ड्रैगन? चालाकी का ड्रैगन, गिरे हुए कैरेक्टर का ड्रैगन, अपनी बात से फिर जाने वाला ड्रैगन? व्हाट ड्रैगन? क्या है ये ड्रैगन? ड्रैगन वो था इकोनॉमी का एक्चुअली, और वो उसका हाई हेडेडनेस चल पड़ा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कंपैरिजन दिया चाइना फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस का। चलिए जी, मैं तो कहता हूं आपके पास सारे हथियार हैं, चलाने का जज्बा है, अपने देश के लिए जान देने का जज्बा है, आपको उसको इनोवेटिवली इस्तेमाल करने का जज्बा है। हमारे पास कम है, ये कौन कह रहा है? आपका इट इज नेवर द मैन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के पास क्या नहीं था? यूएसए तक था उसके पास, हारा ना तीनों बार, पांचों बार। 3 क्यों? हर बार क्यों? जज्बा नहीं है आपके अंदर, वो प्राइड नहीं है। ये जो प्राइड है ये हमेशा आएगा पोजीशन ऑफ एडवांटेज, जब तक आप ताकतवर जगह पर नहीं खड़े होंगे। आप देखेंगे, आप परिहार सर ने बोल दिया डिप्लोमेसी पिछले 1 महीने से आउटस्टैंडिंग है। क्यों भाई? पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? 11 महीने तनख्वाह नहीं ले रहे थे। ये 1 महीने से क्यों है? 365 दिन क्यों नहीं है? आप अगर फौज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉर्डर के ऊपर 365 दिन तैनात रहे, बिल्कुल ठीक तरह काम करे, तो उसके जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं, सपोर्टिंग आर्म क्या है? डिप्लोमेसी, पॉलिटिशियंस, ये सब, पूरा देश अगर आपके साथ खड़ा होता है, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी अपने आप खड़े होने चाहिए। सर, लेकिन तो जो वो बता रहे हैं बख्शी साहब, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। लेकिन अब तो हम सॉफ्ट स्टेट से आगे और बहुत बाहर निकल गए हैं ना शैलेंद्र सर। लेकिन अब हम सॉफ्ट स्टेट से आगे निकल गए हैं, अब हम पंचशील से भी बहुत आगे निकल गए हैं। अब तो हम ये नहीं कह सकते ना, अब तो हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, जरूरत पड़े तो हम डिजिटल स्ट्राइक भी करते हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वक्त रहते हुए फैसले नहीं लिए जा रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि लेह के स्टकना पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह जो कि आज एलएसी पर रहेंगे, कल एलओसी भी जाएंगे। दुश्मन पर सीधा निशाना है इंसास राइफल के जरिए। टैंक T90 टैंक के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल नरवणे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पैरा कमांडोज का अभ्यास भी है लेह में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि लगभग 2 हफ्ते पहले, आज ही का दिन था, शुक्रवार का दिन था, 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिस दिन रक्षा मंत्री को जाना था, लेकिन एकाएक प्रधानमंत्री पहुंचे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। T90 टैंक के ठीक सामने, T90 भीष्म के सामने रक्षा मंत्री की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। नीचे आपको टीवी स्क्रीन ये बता और दिखा रही है कि एलएसी पर भारतीय सेना किस तरह से मुस्तैद है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी अब से लगभग 1.5 घंटे पहले की तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे लेह के स्टकना, दाईं तरफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आपको नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि एलएसी पर चीन ने अगर आगे से किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत घेर करके मारने में सक्षम है। आप थल और नभ की तस्वीरें देखें, जहां पर ये चॉपर बता रहे हैं, इन चॉपर के जरिए कैसे सर्विलांस किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पैरा कमांडोज हैं ये बता रहे हैं कि गलवान से लेकर के पैंगोंग तक हैं तैयार हम। ये तैयारी आकाश मिसाइल के जरिए है, ये तैयारी होवित्जर गन के जरिए है, चिनूक अपाचे C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए है, MiG-29 मिराज के जरिए है, ये तैयारी जुलाई के एंड में रफाल के जरिए है, ये तैयारी सुखोई के जरिए है, ये तैयारी SIG राइफल्स के जरिए है, जिनका करार अब अमेरिका के साथ होने जा रहा है, अपाचे के जरिए है। और LAC पर किस तरह से भारतीय मुस्तैद है, भारतीय सेना मुस्तैद है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर BN झा के पास मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। शैलेंद्र जी अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे डॉक्टर BN झा कि हम सब कुछ लेकर के रख करके क्या कर लेंगे अगर सही वक्त पर उनका इस्तेमाल ना किया जाए। क्या उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? डॉक्टर BN झा सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेजर जनरल JKS परिहार के पास शायद हमें जाना चाहिए। मेजर जनरल JKS परिहार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे ये समझना चाहूंगा, एक ऐसे वक्त में जबकि हम ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं, एक ऐसे वक्त में मेजर जनरल JKS परिहार जब हम ये कहते हैं अक्साई चीन से लेकर के POK तक हमारी आंखें बिल्कुल निगहबानी कर रही हैं, एक ऐसे वक्त में जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अब बिल्कुल भी हमारी तरफ देख नहीं सकता और चीन को हिमाकत कर नहीं सकता, तो ऐसे में शैलेंद्र जी का कहना यह था कि सही वक्त पर सही फैसले भी होने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि सही वक्त पे सही फैसले होने चाहिए। और सारी बातें अब इसी बात पे बार बार वही बात आती है कि हम अपना पोजीशन स्ट्रिक्ट रखें और कैसे इस पे आगे जाएंगे। लद्दाख का जो मामला है वो सिर्फ लद्दाख को ही मान के मत चलिए, ये पूरे बॉर्डर का जितना भी आपका पाकिस्तान से लेके और चाइना तक का पूरा कवर करता है। और चीन को भी पता है, उनको अक्टूबर में ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो है ये LAC चेंज करके रहेंगे। उनको ये लग रहा था कि अगर इस बार हमने कर लिया तो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप मान के चलिए कि जो भी हमारे नेगोशिएशन होंगे, आज आप पोजीशन आप एक्वायर कर लेंगे, शायद वो अगले 30-40 साल तक उसको बदलना दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और अगर मैं समझता हूँ तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री और हमारे बाकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय सारे समझते होंगे। हमारी हर कोशिश यही होनी चाहिए कि पैंगांग त्सो में चाइना जो है वो फिंगर 8 तक जाए, देपसोंग से वापस हो, गैलवान वैली, ना केवल वैली में हट रहे हैं, वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आके अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तब भी वो पोजीशन एडवांटेज में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है माउंटेन्स में होता है कि जो रिजेस होती हैं वो रिजेस पे अभी बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुए हैं। गैलवान वैली के पीक पर वो बैठे हुए हैं, पैंगांग त्सो के पीक पे वो बैठे हुए हैं। अगर वो पोजीशन 8 पे भी फिंगर पे चले जाते हैं और रिजेस नहीं छोड़ते हैं तो आप डिसएडवांटेज में हैं। तो ये हमारा जो है, अभी मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा कि अब डिसएंगेजमेंट की लंबी प्रोसेस तो आपकी चलेगी 6 महीने तक, वो चलती रहेगी। उसके आप रोकिए उसको, पहले ये दोनों सॉर्ट आउट करिए। तीसरा हमारा जो रहेगा कि हमको जो है अभी हमारे कॉम्बैट जो फॉरवर्ड कैंटोनमेंट बनाने पड़ेंगे, देपसोंग में भी बनाना पड़ेगा, इधर आपका आगे भी जो है हॉट स्प्रिंग वगैरह में आपको आर्मी को परमानेंटली डिप्लॉय रखना पड़ेगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सारे जो है 4 डिवीजन उठा के जो है वो उनको यूपी, बिहार और MP में बिठा देंगे, नहीं, वो लद्दाख में ही रहेंगे। मगर जो मेन LAC है उससे वो 20-25 किलोमीटर पीछे रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबी स्ट्रेटेजी से हमें काम करने की जरूरत है कि जो आज हम जो कर रहे हैं वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए आप देके जाएंगे। अक्साई चीन और POK का जब भारत में मर्जर होना है वो कब हो पाएगा इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 60 साल भी लग जाए। तो आज का जो मामला है LAC का, वो मैं मान के चलता हूं कि अगले 30-40 साल तक भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसमें जो नेगोशिएशन और डिसएंगेजमेंट को आपको यहीं हॉल्ट करके इसको लेना पड़ेगा, यही एक तरीका बचा हुआ है। और सेकंड पार्ट रहेगा कि आपको POK एग्रेसिव करके, अगर आपने 3 साल में POK अपने हाथ में नहीं लिया तो ये चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। ये जिस तरह से वहां पर स्कार्दू और उसमें जा रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप POK का नीचे वाला हिस्सा छोड़िए, आप गिलगित बाल्टिस्तान को कब्जे में करिए। समझ गया आपकी और बात, समझ गया।
विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या पीओके हमारी जद में अब जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए? उसके बाद डॉक्टर बीएन झा बोलेंगे। ये मैं बात करूं? हाँ बोले आप। हाँ, मैं कह रहा था, आपने जो जैसे अभी जनरल साहब ने बोला, मैं पहले भी आपकी टेलीविजन पे बोल चुका हूं कि अगर हमने पोजीशन ऑफ एडवांटेज ले ली होती पहले से तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं आती। हम पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। दूसरा, हमें चीन को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? उन्होंने 62 पे हमला किया तो हमारी नींद खुली, और 65 में हमारी जो परफॉर्मेंस हुई वो डायरेक्ट रिलेटेड टू चाइना से थी। और आज जो ये कर रहे हैं चाइना, हमारी नींद अब है, और अब जल्दी अब सब वेपन आ रहे हैं, खरीद जारी है। सिर्फ को सुबह और रात को किताबें खरीदी जा रही है। हमारी स्थिति वो बन गई है, हम सामान खरीद रहे हैं 30 साल पहले बना लेना चाहिए था। ये हमारी नींद चाइना ने खोली है। और जो बोला, मैं इसमें लिख चुका हूं, हमें कैंटोनमेंट एयरपोर्ट की ये बोलनी चाहिए और ये जगह परमानेंट हो जानी चाहिए। राइट? और जो बात कर रहे हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक काम करता हूं, मैं उसकी कनेक्टिविटी ठीक कराता हूं, उसका नेटवर्क ठीक कराता हूं मैं। लेकिन डॉक्टर बीएन झा कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर बीएन झा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, जैसा कि मेजर जनरल जेके एस परिहार ने इशारा देते हुए कहा है, क्या ये वक्त आ गया है कि जल्दी से जल्दी हमें पूरी तरह से पीओके के जद में लेना चाहिए? अब सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही बयान देने से काम नहीं चलेगा, पीओके को कब्जे में लेना ही लेना होगा। राशिद जी, दो चीजें। एक तो अभी हम थिएटर ऑफ ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, हमारी सेना तैनात है, आंखों में आंखें डाल के देख रही चीन को, और हाथ में बंदूक लिए वहां पे तैनात है। इस समय में हमें ये नहीं देखना कि आईटीबीपी ने क्या गलती की। इस समय में हमें ये देखना है कि हम इससे आगे इमीडिएटली क्या करें जिससे कि हमें सारे एडवांटेज मिल जाएं। तो इसीलिए अभी फिलहाल इस समय में आईटीबीपी को कोसना जायज़ नहीं है। दूसरी, देखिए अभी इंडिया मेरे ख्याल से बड़े एकदम थिन एज पे है स्ट्रैटेजिकली। अभी अगर स्ट्रैटेजी की बात करें हम, तो इंडिया बहुत ही बड़े एडवांटेज पॉइंट में है, क्योंकि हमने इनिशिएटिव लिया था कि आपको भी रुकना पड़ रहा है। कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपको भी